दूसरी पॉइंट, अयोग्य राजा। अयोग्य राजा, अयोग्य राजा। यह भी देखने को मिलता है कि यदि नेतृत्वकर्ता हमारा जो है योग्य है तो हमारा देश एक प्रगतिशील रास्ते पर चलेगा, और नेतृत्वकर्ता अयोग्य है तो हमारा देश और हमारे देश के लोगों की जो प्रगतिशील रास्ते पर चलने का विकल्प है वह धूमिल पड़ता हुआ दिखाई देता है। इसलिए नेतृत्वकर्ता किसी भी देश का यदि कोई भी राष्ट्राध्यक्ष किसी भी देश का हो, चाहे वो हमारे हिंदुस्तान का हो, चाहे इंग्लैंड का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे अमेरिका का हो, यदि राष्ट्राध्यक्ष के अंदर कुशल नेतृत्व की क्षमता पाई जाती है तो वह देश कभी भी आर्थिक अवनति पर नहीं जाएगा। उस देश के लोगों के अंदर खुशहाल होने की प्रवृत्ति पाई जाएगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अयोग्य राजा की वजह से भी फ्रांस में क्रांति उत्पन्न हुई। तो लुई 15 हम देखना चाहते हैं कि फ्रांस में अयोग्य कौन से राजा थे। लुई 15वें के पश्चात गद्दी पर बैठने वाले लुई 16वां। लुई 15वां फ्रांस के राजा थे। लुई 15वां। लुई 15वें के बाद जो फ्रांस की सत्ता पे बैठा, गद्दी पर बैठा, लुई 16वां। लुई 16वां यह अत्यंत निरंकुश और भोग विलास में कह सकते हैं कि लीन रहने वाला शासक था और जनता के ऊपर अत्याचार ढाने वाला शासक था, जिसके परिणाम स्वरूप जो है फ्रांस में एक क्रांति को जन्म दिया। इसके बाद है तीसरा पॉइंट, लुई 16वां की पत्नी। लुई 16वां की पत्नी मेरी एंतोइनेट। लुई 16वां की पत्नी मेरी एंतोइनेट। मेरी एंतोइनेट। मेरी यह लुई 16वां की पत्नी क्या थी? पत्नी। यह लुई 16वां की पत्नी थी, मेरी एंतोइनेट। ये मेरी एंतोइनेट ऑस्ट्रिया, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि ऑस्ट्रिया यूरोप का एक छोटा सा देश है, छोटा सा देश है, लेकिन अपनी कार्यक्षमता और कार्यकुशलता के बल पर जब वहां के प्रधानमंत्री मेटरनिक हुआ करते थे, बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ हुआ करता था। तो राजनीतिक और कूटनीतिक के बल पर मेटरनिक ने संपूर्ण यूरोप को अपने अंगुलियों पर नचाना प्रारंभ किया था। तो हम उस टॉपिक पर न जाकर यहाँ पर चलते हैं। ऑस्ट्रिया की जो लुई 16वां की पत्नी है, मेरी एंतोइनेट, यह जो है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी महारानी मेरिया थेरेसा की पुत्री और सम्राट जोसेफ द्वितीय की सभी बहनें थीं। ऑस्ट्रिया की महारानी मेरिया थेरेसा की पुत्री और सम्राट
जोसेफ द्वितीय की सगी बहन थी। मेरी इंक्वायरी, हम कह सकते हैं लुई 16वां की पत्नी, डायरेक्ट रूप से कह सकते हैं कि लुई 16वां की पत्नी ऑस्ट्रेलिया की महारानी मेरिया थेरेसा की पुत्री और सम्राट जोसेफ द्वितीय की सगी बहन थी। इस रानी की मैं खासियत आप लोगों को बता दूं, यह रानी सौंदर्य प्रसाधन में फ्रांस के करोड़ों अरबों रुपए बहाती थी अपने सौंदर्य श्रृंगार में, महलों में इत्यादि में, जिसके कारण फ्रांस की दिन पर दिन आर्थिक स्थिति गड़बड़ाती चली गई। परंतु वह राजनीति में हस्तक्षेप करती थी और अपने चापलूसों का कार्य राजा से करवाती थी। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी होने के नाते वह निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करती थी। इसके अलावा ऑस्ट्रिया और फ्रांस में पुरानी शत्रुता थी, जिसके कारण फ्रांसीसी उसे विदेशी और घृणित ऑस्ट्रियन कहते थे। फ्रांसीसी नागरिक ऑस्ट्रिया की राजकुमारी जो लुई 16वां की पत्नी थी, इनको जो है विदेशी और घृणित ऑस्ट्रियन कहकर पुकारते थे। वह सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की पराजय का जीवित और प्रतीक थी। यह प्रतिक्रियावादी तत्वों से घिरी हुई थी और जो कभी भी सुधार के खिलाफ थे। चूंकि वह राजकुमार से जन्मी थी, अतः आम आदमी की परेशानियों को नहीं समझती थी। मैं आप लोगों को एक बार बताता हूं। एक बार जब फ्रांस के लोगों ने रोटी के लिए मसाल जुलूस निकाला, मांग कर रहे थे, तो उन्होंने सलाह दी कि रोटी उपलब्ध नहीं है तो लोग केक क्यों नहीं खाते हैं। उसे इतना भी पता नहीं था कि रोटी से केक और अधिक महंगा है और यह आम आदमी के लिए और अधिक कठिन है। रोटी से केक खाने के लिए कह रही है। रोटी इतना सस्ता होने के बावजूद भी यदि उस राष्ट्र में रोटी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है तो केक के लिए जनता कहां से पैसे लाएगी। लेकिन उसने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया और देश की माली हालात से परिचित नहीं थी। फिर भी राजकोष में हस्तक्षेप करती थी। वह राजा रानी तथा देश के लिए दुर्भाग्य था। यदि क्रांति होने में रानी एक कारण बनी तो क्रांति हो जाने के बाद राजा को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने में उनके षड्यंत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। चौथा है राज्य की अर्थव्यवस्था। राज्य की अर्थव्यवस्था राज्य की अर्थव्यवस्था राजकीय अर्थव्यवस्था राज्य की अर्थव्यवस्था पांचवा है अकर्मण्य शासन तंत्र। अकर्मण्य शासन तंत्र। छठवां है प्रशासनिक अराजकता। प्रशासनिक
अराजकता, अराजकता। सातवां है भ्रष्ट नौकरशाह, भ्रष्ट नौकरशाह तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। तो हम इसमें देखेंगे राजनीतिक अर्थव्यवस्था, चूंकि फ्रांस में बोर्बो शासकों के निरंकुश राजतंत्र में राजा की व्यक्तिगत संपत्ति और राजकोष में सर्वाधिक धन में कोई अंतर नहीं था। राजा अपने इच्छानुसार राजकोष से धन खर्च करता था और राज परिवार का सारा खर्च बिना किसी लेखा जोखा के राजकोष से होता था और इस कार्य में किसी का किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं था। राजा और उसके दरबारियों को राज्य की सही आर्थिक स्थिति की जानकारी नहीं थी, सही आर्थिक स्थिति की जानकारी नहीं थी। राज्य का खर्च बढ़ता गया, परिणाम स्वरूप फ्रांस आर्थिक दिवालिया की तरफ बढ़ने लगा। अकर्मण्य शासन तंत्र, शासन तंत्र हम देखते हैं कि फ्रांस के जो शासन तंत्र में अकर्मण्यता थी, अर्थात वहाँ के शासकों में निरंकुशता के कारण जो है फ्रांस जो है धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगा। अब इसी के साथ मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक अगले दिन बताऊंगा। धन्यवाद। बंद कर